नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल इंडिया का। देख रहे हैं आप, मैं ताबिश हुसैन। और यहां पर सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की हम करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले में अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है और उन्होंने कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो झगड़ा चल रहा था, जो बाद में कोर्ट भी पहुंचा, अदालत ने लंबा समय लगाकर उस पर फैसला दिया है, तो फिर वहां पर राम मंदिर बन गया और राम मंदिर बनते ही झगड़ा वहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को दोबारा शुरू करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने वाली सोच पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सवाल उठाए हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने साफ किया है कि पश्चिम बंगाल में नई बाबरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। मोहन भागवत ने अयोध्या राम मंदिर केस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबा वक्त लेकर मंदिर मस्जिद के विवाद का समाधान निकाला और फैसला सुनाया, जिसके बाद राम मंदिर बना। लेकिन अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को गहरा किया जा रहा है। फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा मोहन भागवत ने यह भी साफ किया कि बाबरी सेंटीमेंट मुस्लिम के लिए ठीक नहीं है, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। बाबरी किसी का मुद्दा नहीं है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि संघ हिंदुओं और मुसलमानों में कोई मतभेद नहीं करता है। हिंदू और मुसलमान सब एक हैं। दोनों की पूजा पद्धति भले अलग है, लेकिन सब एक ही हैं। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है। ये उन्होंने कहना चाहिए। भागवत ने कहा कि अब वर्चस्व का समय खत्म हो गया है। पुरानी लड़ाइयों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण है। एक तरफ आरएसएस के मंच से सामाजिक समरसता की दलील दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर एंड बाबरी टीम चंदा जुटाने में लगी हुई है। वहीं हुमायूं कबीर ने यह भी साफ किया है कि अगर बंगाल चुनाव में उन्हें 100 सीट मिल जाती हैं तो वो मजबूत होंगे। 100 सीट मिल जाएगा तो मेरा निर्णायक शक्ति में होगा। वो कौन कुर्सी में बैठेगा, वो मेरा सपोर्ट लेने का, बिना कोई सपोर्ट लेने का कुर्सी में नहीं बैठने पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर बाबा बागेश्वर भी अपना रुख साफ कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अगर देश में बाबरी नाम से कहीं भी मस्जिद बनेगी तो दोबारा 1992 जैसा कांड होगा। क्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। जाहिर है नई बाबरी का मुद्दा पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले उठाया गया है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान इस बात पर मुहर लगाने के लिए काफी है कि नई बाबरी का मुद्दा सियासी फायदे के लिए उठाया जा रहा है और वोटों के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, केवल बाबरी ही नहीं, मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल की धरती से मदरसों में शिक्षा, बंगाल में हिंदुओं की ताकत और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर भी संदेश दिया है। वो भी आप देखिए। ये झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद।
अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। अब बात हम करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये भी आप देखिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर जमकर सियासत हो रही है और सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस मुद्दे पर जहां पर अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक सवाल उठा रहे हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर, तो वहीं बीजेपी अपने एक्शन प्लान में यहां पर जुटी हुई है। लखनऊ में बीजेपी नेताओं की मैराथन मीटिंग इसको लेकर हुई, जिसमें कई मुद्दों पर मंथन यहां पर किया गया और सूत्रों ने इस बैठक के बारे में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए अहम सुझाव यहां पर दे रही है और तमाम जो आला नेता हैं बीजेपी के वो इस बैठक में शामिल हुए। क्या जानकारी यहां से निकल कर आई इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूपी में एसआईआर मॉड्यूल, विपक्ष की सियासत फुल। एसआईआर पर डबल एक्शन, विपक्ष को फुल टेंशन। वोट बढ़ेंगे या घटेंगे, जुबानी तीर नहीं रुकेंगे। उत्तर प्रदेश में एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया फाइनल राउंड में है तो दूसरी तरफ बीजेपी फुल एक्शन मोड में है। सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ बीजेपी के दफ्तर में हुई बैठक में कई बड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में एसआईआर पर भी गहनता से मंथन किया गया। इसके अलावा अवैध घुसपैठियों को लेकर यूपी में जारी ऑपरेशन की भी बीजेपी नेताओं ने समीक्षा की। आशंका जताई जा रही है कि विपक्ष फर्जी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में न जुड़वा दे, लिहाजा एसआईआर के काम की निगरानी बेहद जरूरी है। वो जानते हैं बिहार में जैसे तेजस्वी की दुकान बंद हुई है, इनकी भी दुकान उत्तर प्रदेश में चलेगी नहीं। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे देश छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। अब यहाँ 0 लिस्टेड माफिया क्रिमिनल है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इन्हीं गुंडे माफियाओं के सहारे सत्ता मिलती थी। जंगल राज बिहार में लोगों ने नकार दिया तेजस्वी का। 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी। इनसे कहिए कि वेट करें और जनता के बीच में जाएं और अपनी तस्वीर जनता से पूछें कि क्या स्थिति है। जनता अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। दरअसल बीजेपी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की घेराबंदी इसलिए कर रही है क्योंकि बीते दिनों अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए थे। इसी वजह से अब बीजेपी अखिलेश यादव के बयानों को काउंटर कर रही है। अखिलेश यादव जी मानसिक रूप से बीमार हैं बिहार चुनाव हारने के बाद, और 27 में सैफई जाने की तैयारी में, इसलिए घबराहट में है, इसलिए उल जलूल बोल रहे हैं। इलाज अच्छे से कराएं। जनता भाजपा के साथ है, भाजपा जनता के साथ है, इसलिए सपा साफ है। इन तमाम बयानों के बीच यूपी विधानसभा की शीतकालीन सत्र का भी आगाज हो चुका है और एसआईआर का मुद्दा गर्म है। वहीं घुसपैठ को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी को घेरने में जुटी है। राजनीति के लिए किसी को देशद्रोही बोल देना ये गलत है। और जहां तक जंगल राज की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से जो कोडीन भैया और कालीन भैया निकले हैं
और जोगी जी की ड्राइवर भाग गया है, बुलडोजर वाला, तेल खत्म हो गया है, चाबी गुम हो गई है, तो किसके संरक्षण में, उन्हीं के राज में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह चल रहा है। देशद्रोही तो वो हैं जो फर्जी दवाओं से लोगों को मारते हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जाहिर है बीजेपी एसआईआर पर मुखर है, तो वहीं विपक्ष तमाम आरोपों के बहाने जुबानी हमले जारी रखेगा। वहीं 2027 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी कोई एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती जिससे बीजेपी को घेरा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों पर सरकार के इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और टीएमसी पर भी जमकर निशाना साधा है। असम दौरे पर जब पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने असम को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और साथ ही एक रैली को भी संबोधित किया और इसको रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और टीएमसी की नीतियों को भी उजागर उन्होंने किया। कांग्रेस ने एक और पाप किया, उसने यहाँ की पहचान को मिटाने की साजिश की और ये षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा, घुसपैठियों पर टीएमसी कांग्रेस को घेरा, उसने यहाँ की पहचान को मिटाने की साजिश की। बंगाल प्लान तैयार, घुसपैठियों पर मोदी प्रहार। बंगाल में महाजंगल राज, प्रधानमंत्री मोदी का शंखनाद। पश्चिम बंगाल की चुनावी पिच पर बीजेपी की चुनौती और बीजेपी का एजेंडा पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है। असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर चुन चुन कर निशाना साधा। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को घुसपैठिया, भ्रष्टाचार और कट कमीशन समेत कई मुद्दों पर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार कट कमीशन में लगी हुई है। मोदी के विरोध में बंगाल के विकास को रोका जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। टीएमसी के राज में बंगाल का विकास संभव नहीं है। बंगाल का विकास चाहते हैं तो अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करे, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करे। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए। देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। पीएम मोदी का असम दौरा ऐसे समय पर हुआ जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस एसआईआर का लगातार विरोध कर रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में वोटर हटाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद जारी की गई वोटर लिस्ट में 58,20,899 लोगों के नाम हटाए गए हैं। एसआईआर के बाद बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7 करोड़ 8 लाख रह गई है। करीब 1 करोड़ 36 लाख आवेदनों में गड़बड़ी मिली है। इसके अलावा 30 लाख मतदाताओं का कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। ऐसे में इन नामों को अज्ञात की श्रेणी में रखा गया है। जाहिर है पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी के आरोपों पर विपक्ष का जवाब देना भी लाजिमी है। विपक्ष ने कहा कि घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आरोप लगा रहे हैं, जबकि केंद्र में उनकी ही सरकार है तो घुसपैठ के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। তেওঁলোকে যোৱা কিছু বছৰৰ
ৰিপৰ্ট কাৰ্ড চাই মোদী ডাঙৰীয়া অসমৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যদি ৰিপৰ্ট কাৰ্ডটো চাই তো ৰিপৰ্ট যথেষ্ট বেয়া কিয় যে এটাকৈ যিখিনি উদ্যোগ আগন্তুক দিনত ইয়াৰ পূৰ্বতে অসমৰ স্থাপিত হৈছিল এটাকৈতো বন্ধ হৈ चुनाव आने के पहले हर चुनावी साल में दीदी और मोदी दोनों के बीच एक खेला खेल जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ आम लोगों के सामने लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए दोनों ने मोदी और दीदी आपस में एक खेल खेलते हैं। कभी एनआरसी को लेकर, कभी एसआर को लेकर, कभी आज की स्थिति को जिक्र करते हुए। विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। साथ ही ये भी बता दिया कि बंगाल चुनाव में बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और इसी पिच पर टीएमसी को भी लाएगी, ताकि सवाल और जवाब आमने सामने के होंगे और बीजेपी इस मुद्दे पर मुखर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जारी हिंसा के मामले में एआईडीयूएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने एनडीटीवी से बात की है। हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने हिंसा की निंदा की और वहीं घुसपैठ के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर अजमल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको दिखाते हैं बातचीत कि अजमल ने बांग्लादेश में जारी हिंदू विरोधी हिंसा पर क्या कुछ कहा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करने के लिए मेरे साथ एआईयूडीएफ के मुखिया बदरुद्दीन अजमल हैं। अजमल साहब, स्वागत है आपका हमारे नेटवर्क पर, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति हो रही है उसे देखकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये धर्म के आधार पर उन्हें मारा जा रहा है। इसको देखकर हमारा दिल हकीकत में कहना चाहिए तो इधर से होता है कि इंसान के ऊपर धर्म के नाम पे ऐसा कर सकता है। और बांग्लादेश में ये पहला भी हुआ है, हसीना जी के जमाने में भी हुआ है, जब वो गिर गए और कहीं चले गए, इंडिया में आ गई तो उस वक्त भी हुआ है। और अभी यूनुस साहब भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको गोलियों से मारा जा रहा है। ये बहुत ही इंतहाई सफाकाना काम है। इंसान को धर्म के धर्म पर इंसान को नहीं बंटना चाहिए। अभी बहुत जमाना 21st सेंचुरी चल रहा है, लोगों को इंसानियत के धर्म पे अमल करना चाहिए और इन सब चीजों को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। बल्कि मैं यहाँ तक भी कहूंगा, इंडिया गवर्नमेंट का बहुत वहाँ इंटरफेरेंस, उनका बहुत कुछ चलता है, तो इंडिया गवर्नमेंट को भी इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं इसकी, तो बांग्लादेश से आने होने वाली घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बार बार सवाल उठते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम के दौरे पर यह मुद्दा उठाया है, क्या कहेंगे आप? इसमें कुछ कहना नहीं है, ये तो बीजेपी वालों का बनाया हुआ है। पहले कांग्रेस वालों ने बनाया, 72 साल में 50 साल तक वो बनाते रहे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे उनको वोट गिनना है और वोट बनाना है उनको, तो ये इश्यू को जिंदा रखते हैं। मैंने जब महंतो जी साहब 10 साल वो चीफ मिनिस्टर है, मैं पार्लियामेंट में था, तो मैंने बाकायदा चैलेंज किया था कि मुझे 10 साल का रिपोर्ट दिया जाए, क्योंकि वो आंसू के अंदर में उसी उनकी 10 साल की मिनिस्ट्री इसी बात पे आई थी कि घुसपैठियों को निकालो। तो मैंने उस वक्त जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, पूरा 10 साल में 11,000 लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। नाम उनको नाम में आया जरूर, लेकिन निकाल नहीं पाए। और 100-200 आदमी को भी वो घुसपैठियों को या बांग्लादेशी दरद दादियों को निकाल नहीं पाए, क्योंकि नेचुरली हकीकत में कुछ था ही नहीं। लोगों को अपने जमीन से अगर घुसपैठ गलत है तो फिर पुशबैक गलत क्यों है? अगर कोई आदमी अवैध तरीके से भारत में आता है तो उसे वापस वैध तरीके से भेजने में उसकी वैधता क्या है? जो व्यक्ति ही अवैध रूप से आया है उसमें वैधता क्या खोज रहे हैं? क्या है, कानूनी प्रोसीजर सबको मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। हम कानून से ऊपर कोई भी नहीं। कानून, हमारा संविधान क्या कहता है कि उसको पहले आइडेंटिफाई करो और उसके बाद जो है उसकी जितनी इंक्वायरी है जो है वो सब इंक्वायरी पूरी करो। उसके बाद अगर जरूरत है या पकड़ा जाता है तो घुसपैठ करो, उसको निकालो, पुशबैक करो, वी आर विथ यू।
लेकिन ये नहीं इसका हो। मतलब यह है कि चोर चोरी करे लेकिन उसे चोर नहीं साबित करना या चोर साबित करने का काम भी उसका जिसके घर में चोरी हुई, ये कैसे नहीं, संभव हो सकता है बताइए मुझे। ये नहीं है। देखिए, समझने का फेर है। जो लोग आए हैं वो इलीगल नहीं आए थे। अगर कोई इलीगल आया हुआ है, पहले इसको इलीगल साबित कीजिए कि ये इलीगल आया हुआ है। उसके बाद दस्तावेज नहीं है वो देश में आएगा तो इलीगल ही हुआ ना अजमल साहब। जी, कोई भी व्यक्ति जो सीमा पार करके बिना वीजा के आ रहा है वो अवैध तरीके से आ रहा है कि नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी का काम किसका है? आज 50 साल से बॉर्डर सिक्योरिटी का काम क्या है? बॉर्डर में फोर्सेस आपके लगे हुए, वो क्या काम कर रहे हैं? पैसे ले लेके लोगों को छोड़ रहे हैं। आपके लिए घुसपैठ मुद्दा है कि नहीं? घुसपैठ अगर अवैध है तो वो मुद्दा है आपके लिए कि नहीं? बहुत बड़ा मुद्दा है, आसाम का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जितना था वो हकीकत में 10% है। पॉलिटिशियनों उसको 90% बना के प्लस करके 100% बना दिया। ऐसा तो नहीं आपको फायदा होता है घुसपैठ से, इसलिए आप इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं? कुछ नहीं। हेलो, एक बात आप बताइए, एक आदमी अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम एकदम से नहीं आता है, जादू से नहीं आता है, उसकी भी एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के हिसाब से सब कुछ करने के बाद जाकर उसका नाम वोटर लिस्ट में उठता है। जब वोटर लिस्ट में उठता है तो वोट देता है, उसका राइट है, इंडियन सिटीजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने असम की हालत खराब की है पिछले 6 दशकों में, आजादी से लेकर अब तक। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी सहमत हैं, 100% सहमत है। हमारा जो हुआ 60-70 साल में 50 साल कांग्रेस गवर्नमेंट को हमारे मुसलमानों ने वोट दिया। किसी को भी पकड़ लिया, ले जाके जेल में डाल देते हैं। शुरू किसने किया? तरुण गोगोई साहब ने शुरू किया। डिटेंशन कैंप बनाया, तरुण गोगोई साहब ने बताया। इसलिए सारा का सारा पूरा दोष जो जाता है वो कांग्रेस को भर जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि 50 साल से कांग्रेस को इस आसाम में मुसलमानों को लूट के अगर तबाह किया, बर्बाद किया है, तो ओनली कांग्रेस इज द रिस्पॉन्सिबल। आगे बढ़ते हैं और बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में महायुति की बड़ी जीत हुई है। निकाय चुनाव में 288 में से 215 सीटों पर महायुति की जीत हुई है और सबसे ज्यादा 129 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत गई है। 51 सीटों पर शिवसेना, 35 पर एनसीपी की जीत हुई है और महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 51 सीटें मिली। तो ये एक बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में, जहां पर महायुति बड़े मार्जिन से चुनाव यहां पर जीत गई है और सामने जो महाविकास अघाड़ी है उनके हिस्से सिर्फ 51 सीटें इस चुनाव में लगी हैं। तो 288 में से यहां पर जो बड़ा हिस्सा है वो महायुति के हिस्से में गया है। 215 सीटें महायुति जीत गई है, जिसमें बीजेपी को एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। 129 सीटों पर बीजेपी जीती। चलिए अब आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, उन पर हो रहे अत्याचार और जुल्म से जुड़ी 10 खौफनाक कहानियां और उनसे जुड़ी तस्वीरें हम दिखाते हैं। बांग्लादेश में हालात बहुत खराब हैं और लगातार चिंताजनक स्थिति वहां पर बनी हुई है। बांग्लादेश में पिछले साल उठी चिंगारी अब ज्वालामुखी में बदल चुकी है, जिसमें बांग्लादेश में इंकलाब मंच के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक किया गया। एक सुनियोजित साजिश के तहत हादी की हत्या कर दी गई। सुपुर्दे खाक करने के लिए ढाका में जन सैलाब उमड़ पड़ा। ढाका में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। आसपास के कस्बों और शहरों से हजारों लोग राजधानी ढाका पहुंचे और हादी के जनाजे के लिए पूरा शहर भर गया। हादी की मौत के बाद ढाका की सड़कों पर सैकड़ों लोग उतर आए। इस भीड़ में इस्लामपंथी तत्वों की घुसपैठ हो गई और राजधानी ढाका हिंसा की गिरफ्त में आ गई। कई सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ हुई। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर फिर से हमला किया गया। ढाका समेत कई शहरों में भारतीय राजनयिक मिशनों को निशाना बनाया गया और भारत विरोधी नारे गूंजते रहे। यहाँ तक कि द डेली स्टार और प्रथम ओलो जैसे मीडिया संस्थानों पर भी आगजनी हुई।
जबकि वे हसीना और मोहम्मद यूनुस सरकार दोनों के आलोचक रहे। बांग्लादेश में पिछले साल उठी चिंगारी अब ज्वालामुखी में बदल चुकी है, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं के हत्याओं से लेकर भारत विरोधी भावनाओं तक सब शामिल है। बांग्लादेश में बीते 1 साल से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बेहद आम बात बन चुकी है। बांग्लादेश में हिंसक भीड़ ने एक हिंदू मजदूर की पीट कर हत्या कर दी और पुलिस और सेना के सामने नाच नाच कर जश्न मनाया। दूसरी तरफ वहां अज्ञात लोगों ने छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या कर दी। इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और बवाल फिर से शुरू हो गया। बांग्लादेश में आम चुनाव में सिर्फ कुछ महीने बचे हैं और इस्लाम पंथी समर्थन वाली मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार सत्ता में है। बीते 3 दिनों से ढाका में शेख हसीना, अवामी लीग और छात्र लीग विरोधी नारे गूंजते रहे, जबकि सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क थे। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने खुद हादी के नमाज जनाजा में शिरकत की। इस दौरान यूनुस ने कहा कि उस्मान हादी, हम आपको विदा करने नहीं आए, आप हमारे दिलों में हैं और जब तक बांग्लादेश रहेगा आप हर बांग्लादेशी के दिल में रहेंगे। ये भावुक भाषण उन्होंने संसद भवन में जनाजे से पहले दिया। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, अंसार और सेना को जनाजे के आसपास तैनात किया गया। आपको बता दें, बांग्लादेश में चुनाव के 2 महीने पहले ही हिंसा भड़की। इस हिंसा को संयोग से ज्यादा प्रयोग माना जा रहा है। आरोप है कि हिंसा के पीछे यूनुस सरकार की साजिश है। हिंसा से अस्थिरता बढ़े और चुनाव की तारीख आगे बढ़ जाए। हादी की मौत के विरोध में इंकलाब मंच और जमात के कट्टरपंथियों ने भारत बॉर्डर तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए। इस दौरान कट्टरपंथियों ने चटगांव में चंद्रनाथ मंदिर के बाहर कट्टरपंथियों ने धार्मिक नारेबाजी की। इधर भारतीय सेना भी एक्टिव हो गई और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। कई रिपोर्ट्स में मोहम्मद यूनुस ने हिंसा को फेक बताया, यानी उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़की ही नहीं। इससे हिंसा फैलाने वालों को और हवा मिल रही है। जितनी हिंसा भड़केगी, यूनुस की कुर्सी उतनी सुरक्षित होगी। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे ये तो जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ बिना किसी मंशा के नहीं निकल सकती। और यूनुस खुद अब तक हिंसा रोकने में नाकाम साबित हुए, जिससे ये तो साफ हो गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को कत्लेआम हो रहा है, सड़कों पर आगजनी और लूटपाट हो रही है, उससे ये भी साफ हो गया कि बांग्लादेश में बवाल के पीछे मुनीर आर्मी का एजेंडा भी हो सकता है। क्योंकि जैसा हाल के दिनों में पाकिस्तान में मुनीर की ताकत बढ़ी है और बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, उससे ये भी जाहिर हो रहा है कि मुनीर बांग्लादेश में दखल बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश के बवाल के पीछे पाकिस्तान के नफरती एजेंडे भी हैं। बांग्लादेश में अराजक तत्वों की वजह से इस्लामिक कट्टरपंथ तेजी से फल फूल रहा है। ऐसे ही हालात और ऐसा ही माहौल बना रहेगा तो बांग्लादेश की सत्ता पर इस्लामिक ताकतों का कब्जा हो सकता है, जैसा पाकिस्तान में हुआ। और इसके पीछे मुनीर की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में इस्लामिक कानून आता है तो बड़े आराम से बांग्लादेश भी आतंकियों का बेस बन सकता है। दरअसल पाकिस्तान चाह रहा है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी हुकूमत में काबिज हो जाए, क्योंकि जमात इस्लामी को पाकिस्तान का प्रॉक्सी माना जाता है। दावा है कि जमात इस्लामी अभी बांग्लादेश में चुनाव के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव में बीएनपी, अवामी लीग जैसी पार्टियों की जीत हुई तो उनका झुकाव भारत की तरफ होगा, जो पाक नहीं चाहता है। लिहाजा बांग्लादेश में चुनाव डिरेल कराने की प्लानिंग के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है।
बांग्लादेश में हो रही हिंसा में हिंदुओं और भारत का विरोध साफ नजर आ रहा है। हिंदुओं को कहीं जलाकर मारा जा रहा है तो कहीं मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दलील ये दी जा रही है कि शेख हसीना ने तख्ता पलट के बाद से अब तक भारत में शरण ले रखी है, लेकिन हसीना विरोधी चाहते हैं कि भारत उन्हें अपने यहाँ से निकाले। अगर ऐसा हो जाता है और शेख हसीना बांग्लादेश पहुंच जाती हैं तो कट्टरपंथियों की भीड़ उन्हें सजा देने तक की तैयारी में है, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। शायद इसी वजह से बीते कई महीनों से लगातार शेख हसीना पर मुकदमे लादे जा रहे हैं। अदालतों से शेख हसीना पर सजाओं का ऐलान किया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हिंदू युवक की बर्बर हत्या, हिंदुओं पर हमले, पत्रकारों की हत्या और मीडिया दफ्तरों पर हमले के बावजूद वैश्विक तौर पर मानवाधिकार संगठन शांत नजर आ रहे हैं। ये चुप्पी भी है और अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि गाजा, इजराइल और यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन लगातार आवाज बुलंद करते रहे। लगातार हो रही मजहबी हिंसक घटनाएं इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ तेजी से मजबूत हो रहा है। वहीं राजनीतिक दलों, मीडिया और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों से साफ है कि बांग्लादेश में किस तरह मजहबी कट्टरपंथ के सामने लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं। बढ़ती हिंसा, असुरक्षित पत्रकार, डरे हुए राजनेता और हाशिए पर जाता हिंदू समुदाय, ये सभी संकेत देते हैं कि बांग्लादेश एक गंभीर मोड़ पर खड़ा है। अगर समय रहते कट्टरपंथ और हिंसा पर लगाम नहीं लगी तो इसका असर केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात प्रयागराज की करते हैं, जहां पर माघ मेले की तैयारियां जारी हैं और इस बीच प्रयागराज में साधु संतों की बड़ी बैठक हुई है। संतों ने सीएम योगी से मांग की है कि तीर्थराज प्रयागराज को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए और यहां पर नॉनवेज और शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद किया जाए। महाकुंभ के बाद प्रयागराज में अब माघ मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद माघ मेले की तैयारियों पर लगातार एक्शन मोड में है। 3 जनवरी से माघ मेले का शुभारंभ होने वाला है। माघ मेले को लेकर यूपी सरकार और प्रयागराज प्रशासन तेजी से तैयारियां कर रहा है। वहीं दूसरी ओर माघ मेले से पहले एक बार फिर से प्रयागराज को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग उठने लगी है। प्रयागराज में साधु संतों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि प्रयागराज को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में नॉनवेज और शराब के सार्वजनिक प्रयोग पर रोक लगाई जाए। संतों ने डिमांड की है कि पूरे तीर्थ क्षेत्र में नॉनवेज और शराब बेचने का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इधर बैराना क्षेत्र मनकामेश्वर तक, इन सब क्षेत्रों में मांस, मदिरा और अंडे की दुकानें न लगें, इसका निषेध किया जाए। गंगा जी में प्रदूषण चाहे वर्षा काल का हो चाहे अन्य काल का हो, उसको रोकना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूद संतों ने कहा कि पौराणिक मान्यताओं और ग्रंथों में प्रयागराज को तीर्थराज की उपाधि मिली हुई है। ऐसे में इस क्षेत्र को राज्य सरकार पवित्र क्षेत्र घोषित करे। हमारे तीर्थराज प्रयाग में प्रयाग को तीर्थ घोषित करना चाहिए। यह बिंदु जो उठा है ये उचित है, क्योंकि अभी तक अयोध्या ही तीर्थ क्षेत्र घोषित है। तीर्थराज प्रयाग है तो, लेकिन तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं है। और जब तीर्थ क्षेत्र घोषित हो जाता है तो वह क्षेत्र विकसित होने लगता है। वहाँ की भावना सबको प्रेरित करने लगती है कि ये हमारा क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है।
माघ मास की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है और प्रयागराज में माघ मेला भी 3 जनवरी से ही शुरू हो रहा है। इस बार माघ मेले का दायरा 2024 के मेले की तुलना में और बढ़ाया गया है। जाहिर है, एक तरफ प्रशासन माघ मेले की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों ने योगी सरकार से मांग भी कर दी है कि प्रयागराज में मांस मदिरा की दुकानों पर पाबंदी लगे और पूरे तीर्थ क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। यहाँ पर एक ब्रेक लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए।